की बात होगी तो वहाँ टैक्स की एप्लीकेबिलिटी है। देन व्हाट इज दिस होल इंडिया? व्हाट इज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इनकम टैक्स? हैव यू एनी आइडिया व्हाट इज दिस होल इंडिया? इंडिया क्या है? द बाउंड्रीज, क्लियर? द बाउंड्रीज, तो ये जितनी आपकी लैंड मास है दैट इज द इंडियन टेरिटरी। नाउ नोट डाउन 20 nautical miles from the coast, जहां पे लैंड मास आपका खत्म हो रहा है टुवर्ड्स सी, वहां से 12 nautical miles आपके क्या होते हैं? टेरिटोरियल वाटर। राइट डाउन, इसको लिख लीजिए अच्छे से। 12 nautical miles territorial water, and territorial water considers sovereign right of that country who is, जिसका वो टेरिटोरियल वाटर है उस कंट्री के पास सोवरेजन राइट होता है उसमें। मतलब एज लाइक लैंड, किसी को भी रोक सकती है, किसी को भी वो कंट्री वहां पर टोक सकती है, आप कैसे घूम रहे हैं, किसी को भी बंद कर सकती है, किसी भी तरीके का इंडियन पेनल कोड सब लग सकता है वहाँ। मतलब वहां पर पूरी तरीके से टैक्स वैक्स सब लगेगा। लाइक इंडिया का जो ये इनकम टैक्स है वहां तक जाएगा लैंड की तरीके से। एक बात समझ लीजिए। इसके बाद फर्दर 12 nautical miles इज कॉल्ड द कस्टम वाटर। और ये क्या एरिया हुआ आपका? इसमें आप किसी भी आने जाने वाली शिप को रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या ले जा रहे हो, उनके ऊपर अपने कस्टम चार्जेस लगा सकते हैं, लेकिन सॉवरेजन राइट नहीं है। इससे फर्दर 300 to 400 nautical miles area is called EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब आप बिल्कुल ध्यान से समझते जाइए, जहां आपकी कंट्री की लैंड की बाउंड्री खत्म हो रही है वहां से 12 nautical miles तक टेरिटोरियल वाटर्स, फिर उन 12 nautical miles के आगे 12 nautical miles तक कस्टम वाटर्स, फिर उन कस्टम से आगे बढ़ेंगे जब आप तो EEZ शुरू हो जाएगा और EEZ जाएगा आपका 300 से 400 के बीच में। और ये नॉटिकल माइल्स की वैल्यू आती है, 12 nautical miles इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 20 किलोमीटर्स। तो अप टू द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन डिफाइन होते हैं, इनमें कोई भी कंट्री किसी भी तरीके की बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी को कर सकती है जिसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बन रहा है। क्लियर हो रही है ये बात? जैसे बम्बई हाई में, अगर आप कभी बम्बई गए हो तो बम्बई हाई में वो हमारे लैंडमार्क से कितना दूर है, वहां पर रिलायंस के प्लांट लगे हुए हैं कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये बिजनेस एक्टिविटी है, यहां से होने वाली इनकम टैक्स के दायरे में है। द होल इंडिया मीन्स द एरिया ऑफ द लैंडमार्क एज वेल एज दिस एरिया विच आई हैव टोल्ड यू। ये पूरा का पूरा एरिया और इस एरिया में होने वाली एनी टाइप ऑफ इनकम, whatever the nature of such income is going to be taxable or considered under the income tax act। ये बात क्लियर हो रही है अच्छे से? यस ओके। तो अब जो ये एरिया बेटा डिसाइड हुआ, इससे बीनीथ द सी मीन्स अंडर द सी बेड, आप उसके पाताल में जाकर के कोई खुदाई करें, कोई हीरा मोती जवाहरात निकालें, वो भी इंडियन टेरिटरी के अंदर की इनकम मानी जाएगी और इनकम टैक्स में टैक्सेबल होगी। एज वेल एज इसके ऊपर अगर आप टेरिटोरियल वाटर के ऊपर एक लाइन डालें इन द अबव एयर, वहां पर भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है तो वो उसकी इनकम भी टैक्सेबल की जा सकती है, की जाती है। तो इनकम टैक्स का ये ज्यूरिसडिक्शन है। आप बोलते हैं ना कि क्या ज्यूरिसडिक्शन, कि क्या एरिया, कितनी कार्य क्षेत्र कितना है, क्या कवरेज है, दिस इज द कवरेज। ठीक भाई, यहां तक की बात हमारी आपकी हो गई? कोई डाउट हो तो इसको यहीं पूछ लीजिए। हमने ज्यूरिसडिक्शन आपके साथ डिस्कस कर लिया, एप्लीकेबिलिटीज की डिस्कस कर ली। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं हम फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि बहुत जल्दी हमें डेफिनेशन पे आना है। आज की क्लास में मुझे डेफिनेशन पे तो आ ही जाना है, 2-4 डेफिनेशन डिस्कस हो जाएंगे छोटी छोटी आपकी। मीन्स द टर्म्स,
then you are able to understand or proceed further into the income tax. तो what are the characteristics of the income tax? Number 1, और ये आप सब कल परसों में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। ये आप में से कई सारे लोगों ने मुझे बता दिया था, लगभग सबने, और बिल्कुल सही, ये डायरेक्ट टैक्स है। इसमें पैसा भी देना है, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी देंगे, विच इज कॉल्ड द रिटर्न्स। ये इसका कैरेक्टर है। सेकंड कैरेक्टर, इट इज अ सेंट्रल टैक्स। ये केंद्र सरकार का कर है, मीन्स दिस इज अ टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स कलेक्ट कर सकती है और उनके एरिया में ये नहीं है। तो इसका दूसरा कैरेक्टर क्या है? दिस इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स। अब तीसरा पॉइंट आ रहा है, टैक्स ऑन द टोटल इनकम। जैसे बोल रहा हूं वैसा ही वर्ड एकदम सेम टू सेम लिखिएगा, टैक्स ऑन द टोटल इनकम। ये इसका तीसरा कैरेक्टर है। तो नो व्हाट इज द टैक्स ऑन द टोटल इनकम? ये टोटल इनकम क्या होती है भाई? इनकम तो सुनी थी यार हमने अभी तक, ये टोटल इनकम क्या हो गई? क्योंकि टैक्स तो अब टोटल इनकम पे लगाना है, ये तो लॉ बोल रहा है। तो टोटल इनकम को जानने के पहले हमको कुछ एक बातें और जाननी पड़ेंगी कि ये टोटल इनकम आई कहाँ से, इसके माँ बाप हैं कौन? कोई भी होता है ना, हम लिखेंगे माई नेम इज दिस, फादर नेम इज दिस, रेजिडेंशियल एड्रेस इज दिस। तो ऐसे कोई भी चीज है तो उसका कोई ओरिजिन है। तो इनके फादर कहाँ है टोटल इनकम के, ये कहाँ से पैदा हो गई? तो अब आपके लिए हल्का सा डेफिनेशन का पार्ट आता है। सबसे पहली डेफिनेशन आपके लिए, क्योंकि इस पॉइंट को क्लियर करना है और डिस्कशन में साथ ही साथ अगर को रिलेट होकर डिस्कस होगा देन इट इज गोइंग टू बी यूजफुल एंड वेरी क्लियर। तो सबसे पहली चीज आप लिखिए जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम इज डिफाइंड अंडर द सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 80B। मतलब 80B आप लिखिए, उसके बाद ब्रैकेट में 5 लिख दें, सब सेक्शन 5 और सेक्शन 80B। कभी भी किसी इंटरव्यू में, कभी भी किसी के सामने अगर आपको बात करनी है और आपको ऐसे मिल जाए कि कोई चीज़ लिखी है 80B, फिर उसके बाद ब्रैकेट बना है 5 और उसके बाद भी फिर कोई छोटा ब्रैकेट बना है, उसके बाद भी कुछ नंबर्स या कुछ लिखा हुआ है, तो व्हाट इज इट्स मीनिंग? जो बड़ा बाहर लिखा हुआ है दैट इज द सेक्शन, उसके बाद वाला जो ब्रैकेट है दैट इज द सब सेक्शन, उसके बाद वाली अगर कोई चीज और छोटी सी लिखी हुई दैट इज कॉल्ड द प्रोविजन। लेकिन जब आप किसी को बताएंगे तो इसको आपको बताना चाहिए उल्टे फॉर्म में, प्रोविजन पहले, सब सेक्शन बाद में और सेक्शन सबसे बाद। क्लियर? इंटरव्यू या किसी डिस्कशन के हिसाब से मैं आपको बताते चल रहा हूँ, आप अपने आप को अच्छे से मजबूत और तैयार कर सकते हैं। लिखने में तो आप लिख दोगे 80B और इन द ब्रैकेट 5 अगर आपने पढ़ाई की है, और टीचर देख के चेक करके नंबर भी दे देगा। बट इन द डिस्कशन एंड इन द टाइम ऑफ द इंटरव्यू अगर आपने बोला सेक्शन 80B और सब सेक्शन 5, मतलब ये माना जाएगा कि थोड़ी आपकी ग्रिप लॉ पर कमजोर है। और ये चीज़ सारी जगह जहाँ जहाँ लॉ है अप्लाई होती है कि फर्स्ट द सबसेक्शन, और सबसेक्शन के पहले अगर प्रोविजन है तो पहले प्रोविजन, और उसके बाद भी अगर क्लॉज है तो पहले क्लॉज बताओ, फिर प्रोविजन बताओ, फिर सब सेक्शन बताओ, फिर सेक्शन बताओ। क्लियर है? भूलना नहीं। पढ़ाई के अलावा आपकी मेरी कोशिश रहेगी कि अच्छी जानकारी के साथ आप आगे बढ़ें। सेकेंड थिंग, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करने होंगे, कुछ को प्रोफेशनल कोर्स करने होंगे। कभी भी लॉ में अगर आपको कुछ लिखना है, जैसे मान लो जीटीआई लिखनी है, इसको आपको याद है 80B सब सेक्शन 5, और आप भूलने लग जाएं धोखे से, आपको याद है यार कि एक 80B था और एक कुछ यार 81 था, नाउ यू आर गेट कंफ्यूज कि पता नहीं ये 80 है कि 80B है। तो डोंट राइट। किसी भी स्थिति में अगर आप सेक्शन में कंफ्यूज हो जाएं तो उसको लिखिए ही मत या किसी के आगे बताइए ही मत। मेरी बात को इन्वर्टेड कॉमा में स्टार बना के लिख लो भाई सारे लोग। अगर आप लॉ से रिलेटेड या टैक्स से रिलेटेड किसी भी चीज में सेक्शन बताते हैं तो आपका इंप्रेशन बड़ा अच्छा पड़ता है।
लेकिन अगर आप गलत सेक्शन बता देते हो तो आपका इंप्रेशन खराब होता है और डबल इम्पैक्ट में खराब होता है। कैसे कि अगर आपने इस 80B की जगह आप कंफ्यूज हो गए और आपने 81B बता दिया या 81 बता दिया, तो ये 81 भी तो किसी का सेक्शन होगा ना। तो इंप्रेशन क्या जा रहा है कि इनको जीटीआई का तो सेक्शन पता नहीं है, 80B है, और साथ ही साथ ये भी नहीं पता है कि 81 कहाँ लगता है। डबल इम्पैक्ट। आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? प्लीज कंफर्म, ये बात समझ आ रही है जो बोली मैंने? बिल्कुल सिंपल है। यस सर। तो कभी भी आप अगर कंफ्यूज हो जाएं एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, भूल के भी फिर सेक्शन को आप लिखे ना, आप टेक्स्ट लिख दें, आपके लेवल पे उससे काम हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सेक्शन को याद ना करें, जरूर याद करो, ज्यादा नंबर दिलाता है, पर जब 100% श्योर हो तब लिखो। अगर आपने गलत डाला तो एग्जामिनर को अच्छे से पता है, तो वो ये समझ जाएगा इन्हें ये वाला भी नहीं आ रहा, और जो इन्होंने नंबर डाल दिया ये कहाँ लगता है ये भी नहीं पता है। अगर ये पता होता तो ये वाला नंबर ये इस जगह डालते ही नहीं। चलो इतनी बात हो गई जो आपके लिए एग्जाम और इंटरव्यू के लिए जरूरी है। अब आगे हम लोग अपने कोर्स पे बढ़ जाते हैं। तो जीटीआई, सबसे पहले आपको जीटीआई जानना है। ये जीटीआई क्या होती है? दिस इज द एग्रीगेट ऑफ द इनकम्स। किसका एग्रीगेट है? ऑफ द 5 हेड्स ऑफ द इनकम। वो रामायण तो सबने सुनी होगी भाई, तो उसमें रावण के 10 सर थे। तो ये जो इनकम टैक्स है इसमें सबसे ज्यादा यही 5 का काम है। 5 सर हैं, इनकम को 5 हेड में बांटा गया है, 5 हेड्स। छठा इनकम कुछ होती नहीं। और इन पांचों का टोटल जब हम लगाएंगे दैट इज कॉल्ड द जीटीआई। सबसे पहला हेड इनकम फ्रॉम द सैलरीज, लिख लीजिए इसको फटाफट साथ ही साथ। हेड नंबर 1 द इनकम फ्रॉम द सैलरीज। हेड नंबर 2 इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मैं दोहरा दूंगा लेकिन आप लिखते चलिए अभी। फोर्थ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। एंड फिफ्थ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बस ये केवल 5 हेड होते हैं इनकम के, छठा कोई हेड ही नहीं है। अब जब आप रिटर्न भरने जाओगे, या जो मैं बोलता हूँ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देनी है जिसको रिटर्न बोलते हैं, तो रिटर्न भरने जाओगे तो यही 5 हेड उसमें छपे होंगे। अब आपको लिखना पड़ेगा कि इस हेड की इनकम इतनी, इस हेड की इनकम इतनी, इस हेड की कोई इनकम नहीं, नील, इस हेड की इतनी इनकम। फिर आपने जो नीचे टोटल बनाया दैट इज कॉल्ड जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, विच इज डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 80B सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 और सेक्शन 80B में ये डिस्क्राइब किया गया है। क्लियर? द एग्रीगेशन ऑफ द 5 हेड्स is called the gross total income। और ये 5 हेड होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब ये क्या क्या होते हैं, इनके सेपरेट हेड आएंगे, सेपरेट चैप्टर होंगे, तब डिस्कस करेंगे। बेटा ये LTCG STCG ये जब हम लोग कैपिटल गेन पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। इतनी तेज आगे भागोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे बुरी तरीके से। ठीक, जैसे हम लोग चल रहे हैं चलने दो। ये जितनी बातें हैं LTCG और STCG ये सब पहले, अभी तो हम लोग को बेस से चलेंगे ना, जब कुछ बात समझ आने लग जाएगी तब आगे की बात समझ आएगी। मैंने बोला ना ये 5 हेड अपने आप में पूरे पूरे चैप्टर हैं आपके लिए, वहां पे सारी बातें हो जाएंगी ना। अभी तो मैं केवल ये बताने की शुरुआत हुई थी कि ये जो टोटल इनकम है ये कहाँ से पैदा हुई, इसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो इसके जो जनक हैं, टोटल इनकम को जो लाने वाले हैं, द ओरिजिन ऑफ द टोटल इनकम इज द जीटीआई। और जीटीआई कैसे बनती है फिर तो मुझे ये बताना पड़ेगा आपको। तो जीटीआई बनती है 5 हेड के टोटल से। सब सेक्शन भी मैंने आपको बता दिया उसके। अब आगे बढ़ते हैं कि अब जीटीआई तो बन गई, तो जीटीआई से टोटल इनकम कैसे बनेगी? तो जो ये टोटल इनकम आई इसमें से यू हैव टू डिडक्ट, राइट डाउन, you have to deduct the deductions allowed
अंडर सेक्शन 80C to 80U। क्लियर? कोई सेक्शन 80C to 80U है, 80C से शुरू होके 80U तक चलता है, जिसको बोला जाता है डिडक्शन। तो इसमें जो जो अमाउंट आए, जैसे जैसे आए, इनका टोटल आप लगाइए और उस डिडक्शन को आप जीटीआई से घटा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगी? टोटल इनकम। इतनी बात क्लियर? तब डिडक्शन में क्या होता है, ये डिडक्शन खुद में एक चैप्टर है, तब हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो मुझे केवल आपको ये बताना है, कैरेक्टरिस्टिक्स से हम लोग चले थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ये बोलती है कि टोटल इनकम पर इनकम टैक्स लगाया जाए। तो टोटल इनकम को समझाने के लिए मैंने जीटीआई का रेफरेंस लिया। तो जीटीआई के क्या कंपोनेंट हैं वो आपको बताया, फिर जीटीआई में से क्या हटा दिया जाए वो आपको बता दिया। वो डिडक्शन हटा दिए जाएं जो आपको अलाउड हैं अंडर सेक्शन 80C to 80U, देन यू विल able to determine the total income which is taxable, which is said in the characteristics of the income tax। जो ये अमाउंट आप बनाएंगे टोटल इनकम का, that should be rounded off into the multiple of 10। यहीं लिख लीजिए इसको स्टार के साथ कि ये जो भी जीटीआई आपकी आई, इसमें से जो भी डिडक्शन आपने घटाए उसको मल्टीपल ऑफ 10 में आपको बना देना है। अगर 71 रुपए आते हैं लास्ट में तो 70 कर दो, और अगर 76 आते हैं तो 80 कर दो, 75 आते हैं तो भी 80 कर दो। दिस इज राउंडिंग ऑफ, ये राउंड ऑफ कर देना आपको, सिंपल सी बात है। अब मुझे बताइए कि ये टोटल इनकम को आपको पहचानने में कोई दिक्कत? प्लीज, टोटल इनकम को पहचानने में या कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत? अगर मैं एक छोटा सा सवाल बना दूं कि हेड ऑफ द इनकम्स दिस एंड दिस एंड दिस एंड द डिडक्शन इज दिस एंड दिस, टू फाइंड आउट व्हाट इज द total income, is it? Am I right? Please respond. Yes, कर लेंगे ना बेटा? करा नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं केवल, इतने के लिए पूछ रहा हूं कि नो सर, नो सर मतलब अमन सिंह अपनी बात जरा बताइए आप स्पीकर खोल के कि क्या है मतलब। वंस अगेन, ओके। तो जीटीआई इज द टोटल ऑफ 5 इनकम हेड्स, और वो 5 इनकम हेड हमने आपको लिखा दिए, ठीक। उन सब का जब आप टोटल लगा दोगे तो उसका नाम होगा जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। हम लोग चले कहाँ से थे कि इनकम टैक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उसमें टैक्स लगता है टोटल इनकम पर। तो टोटल इनकम क्या होती है ये आपको बताना था। तो टोटल इनकम जो होती है वो जीटीआई से अगर डिडक्शन घटा दिया जाए तो उसको बोलते हैं टोटल इनकम। तो इसके लिए आपको ये बताना था कि जीटीआई क्या होती है। तो जीटीआई इनकम टैक्स के अंतर्गत 5 हेड बताए गए हैं: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनको सबको आप मिला दें तो ये आपके लिए जीटीआई बन जाएगी। और जीटीआई में से जो डिडक्शन अलाउड है आपको 80C to 80U, इनको आप हटा दें तो यू विल गेट द टोटल इनकम। बस इतनी सी बात हो रही है। और टोटल इनकम आपको दी गई है इन द सब सेक्शन 45 ऑफ सेक्शन 2, ठीक। सब सेक्शन 45 ऑफ सेक्शन 2 ये बोलता है कि जीटीआई में से डिडक्शंस अगर हटा दिए जाएं जो कि 80C से 80U तक दिए गए हैं तो टोटल इनकम मिल जाती है। तो हमारा जो क्वेश्चन था या जो हमारा डिस्कशन स्टार्ट था हम लोगों का, वो स्टार्ट था कैरेक्टरिस्टिक्स से। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने पढ़ा कि इनकम टैक्स में टोटल इनकम पर टैक्स लगता है। ये टोटल इनकम क्या होती है ये मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। क्लियर?
यस बेटा, रिस्पॉन्स एनीबडी? क्लियर? ओके, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो ये टोटल इनकम हो गई हमारी। अब टोटल इनकम के बाद में अगली कैरेक्टरिस्टिक्स वो बोलता है टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट। लिख लीजिए इस पॉइंट को, टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट। ओके, फिर अगला पॉइंट है प्रोग्रेसिव रेट टैक्सेस। प्रोग्रेसिव रेट टैक्सेस, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगला पॉइंट है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। फिर पॉइंट है सरचार्ज। सरचार्ज, सरचार्ज का पॉइंट बेटा पहले आएगा, उसके बाद आएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद एलोकेशन, एलोकेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। ठीक, तीन हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब ये जो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है, इसको अभी छोड़ दे रहे हैं। अभी हम लोग किस पे ज्यादा फोकस करते हुए जाएंगे कि ये टर्म समझ में आ जाए। ठीक है, ले लीजिए, ये तो मैंने कल आपको रिकमेंड की थी। अगर ले ली है तो देन इट इज़ वेरी गुड, वरना ले लीजिए, उसी के बेस से ही चल रहे हैं हम लोग। तो ये जो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है, इसको जब हम लोग आपको टैक्स हम कैलकुलेट करना सिखाएंगे, तब डिस्कस होगी। इसके ऊपर एक नोट लगा के छोड़ दिए, इस जगह अगर इसको डिस्कस करने जाएंगे तो पूरी एक दो क्लास का टाइम इसी में निकल जाएगा। तो इसके ऊपर आप लगा के डॉट छोड़ दीजिए, मैं खुद याद दिला दूंगा कि ये पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है जब हम लोग टैक्स कैलकुलेशन को देखेंगे कैसे करते हैं, एग्जेम्पशन वाला पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे प्रोग्रेसिव रेट्स पर, तो इसको भी अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि जब टैक्स का कैलकुलेशन सीखेंगे तब हमको खुद समझ आ जाएगा कि रेट प्रोग्रेसिव है कि रिग्रेसिव है, कैसे हैं। अब सरचार्ज की बात हम आपसे जरूर करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी, क्योंकि ये कुछ अलग से समझ आ जाएगा कि सरचार्ज क्या होता है। सरचार्ज इज द अमाउंट विच इज कैलकुलेटेड ऑन टैक्स, क्योंकि कल ही मुझे किसी ने बताया था कि व्हाट इज द टैक्स, टैक्स इज द चार्ज विच इज इम्पोज्ड ऑन एनी पर्सन। ऐसा ही कुछ आपकी तरफ से जवाब आया। तो व्हाट इज द सरचार्ज, विच इज चार्ज ऑन चार्ज। लिख लीजिए, व्हाट इज द सरचार्ज, सरचार्ज इज द चार्ज ऑन चार्ज। अगर टैक्स एक चार्ज है तो उस टैक्स के ऊपर जो चार्ज लगे दैट इज सरचार्ज। बहुत ध्यान से लिखना है इस बात को। इनकम टैक्स इनकम के ऊपर लगेगा जिसका कि नाम है टोटल इनकम। सरचार्ज टैक्स के ऊपर लगेगा जो कि कैलकुलेट कर लिया गया है। जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही लिखना, एकदम सिंपल, जिस ढंग से आपको समझ आए। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, जिसमें समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनिंग यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट, या जब आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, अभी समझनी है। टैक्स इज द चार्ज विच इज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल इनकम, where the surcharge is a charge which is calculated on the tax, tax value। जो आपने टैक्स कैलकुलेट किया इसके ऊपर आप कोई परसेंटेज होगा वो आप लगाएंगे तो आपको सरचार्ज मिलेगा। ठीक, इतनी बात मैं कर रहा हूँ। अब वो परसेंटेज क्या है वो बात की बात, जब टैक्स कैलकुलेशन पे जाएंगे तब उसको डिस्कस करेंगे, अभी केवल समझा रहे हैं इसको। फिर ये एजुकेशन और हेल्थ सेस क्या है, ये जो आपने टैक्स और सरचार्ज निकाला इसका एडिशन करो। सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, ये क्यों होता
Hello, now you are getting? Yes, sir. Yes, sir. Then proceed further. तो कहाँ से दिक्कत आई थी? सरचार्ज वाली बात समझ आ गई थी कि उसको रिपीट करना है? क्लियर हो गया था. ओके, तो सरचार्ज क्लियर हो गया. उसके बाद हमारा आ रहा है HESC, हेल्थ एंड द एजुकेशन सेस. तो एजुकेशन सेस जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे? द टैक्स वैल्यू प्लस द सरचार्ज जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है हमारा टैक्स के ऊपर, इन दोनों का सबमिशन कर देंगे और जो भी रेट होगा वो अप्लाई कर देंगे. देन वी विल गेट द हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. ओके, अगला पॉइंट हमने आपको लिखा था एडमिनिस्ट्रेशन. तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? पूरा इनकम टैक्स का कोई अथॉरिटी होनी चाहिए और जो अथॉरिटी इसको कंट्रोल ओवर करेगी दैट इज कॉल्ड द CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. क्लियर? नाउ द एलोकेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द इनकम टैक्स. हाँ, ये थ्योरी की बात है, ये जरूर यहाँ डिस्कस हो जाएगी. एलोकेट कैसे होगा? ये जो रेवेन्यू कलेक्ट हो गया इनकम टैक्स से, ये सेंट्रल का है, आप ऊपर लिख चुके हैं इसको. It is a central tax. Now how it is allocated? So whatever amount is recovered or collected or received from the companies, that not going to be given to the state governments. स्टेट गवर्नमेंट्स को उसमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा. कंपनियों के थ्रू जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ एज टैक्स, वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का है. The amount of surcharge is totally of central government, no share of state government is there. The amount collected through the health and education cess is totally lie with central government, no share of any state government with it. ठीक, ये जो तीन तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, मतलब फ्रॉम द कंपनीज. कंपनीज क्या होती हैं? आपके पढ़ी होंगी कंपनी लॉ में कि जो कंपनी लॉ से रजिस्टर्ड हो उनको कंपनी बोला जाता है. तो कंपनी के थ्रू जो भी इनकम टैक्स कलेक्ट हुआ वो पूरा का पूरा केंद्र सरकार का. सरचार्ज के थ्रू जो अमाउंट कलेक्ट हुआ वो पूरा का पूरा केंद्र सरकार का. हेल्थ और एजुकेशन सेस के थ्रू जो अमाउंट कलेक्ट हुआ वो भी पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का. तो अब स्टेट गवर्नमेंट को शेयर कहाँ मिलेगा? इन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एज पर द recommendations of the फाइनेंस कमीशन. एक फाइनेंस कमीशन होता है अपने यहाँ, वो ये डिसाइड करता है कि किस स्टेट गवर्नमेंट को कितना हिस्सा मिले. और ये किस पर बेटा बेस करता है? ऑन द बेसिस ऑफ द टैक्स कलेक्शन. क्योंकि उसी स्टेट का टैक्स इनकम टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगा जहाँ पर इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी. और जहाँ इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, इसका मतलब उस स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस स्टेट की वर्किंग वो माहौल प्रदान करती है कि जहाँ पर काम ज़्यादा हो सकते, अच्छे से हो सके, इनकम ज़्यादा हो सके. तो इसको ध्यान रखते हुए स्टेट्स को भी कुछ शेयर दिया जाता है. दैट डिपेंड्स ऑन द कलेक्शन. वो कलेक्शन पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली रेशियो नहीं है, ये दिमाग में मत लाइएगा. वो कमीशन की रिकमेंडेशंस के हिसाब से चेंज भी हो सकता, होता रहता है. तो आपको केवल इतना दिमाग में डाल लेना है कि ये जो तीन अमाउंट हैं, कंपनी का कलेक्शन नंबर 1, सेकंड द सरचार्ज का कलेक्शन, थर्ड द हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का कलेक्शन, ये इसका कोई हिस्सा स्टेट को नहीं मिलता. ये घुसा लेना है बस, बाकी का मिलता है. तो उसके लिए जो भी रिकमेंडेशन और जो भी प्रिस्क्राइब्ड रूल्स है उसके हिसाब से मिल जाएगा. इतना आप बोल के या लिख के अपना काम अच्छे से चला सकते हैं. क्लियर? तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने आपके साथ डिस्कस कर ली. 2 डेफिनेशंस डिस्कस हो गई. वो कौन कौन सी थी? GTI और TI, टोटल इनकम. अब थोड़ी सी और आपसे बात हो जाती है नई कि अगली कौन सी हमारे लिए डेफिनेशन है. तो अगली डेफिनेशन है हमारे लिए एग्रीकल्चर इनकम. और एग्रीकल्चर इनकम का सेक्शन है सब सेक्शन IA ऑफ सेक्शन 2. एग्रीकल्चर इनकम नॉन टैक्सेबल होती है हमारे. लिख लीजिए, एग्रीकल्चर इनकम इज नॉन टैक्सेबल.
अब आगे पूरा एक एग्रीकल्चर पे एक दिन की पूरी क्लास होगी एग्रीकल्चर इनकम पे, तब आपको पूरी समझ आ जाएगी। अभी केवल एक डेफिनेशन के हिसाब से एक टर्म आपको बताना है, उसके हिसाब से हमने आपको बता दिया कि एग्रीकल्चर इनकम नाम की कोई चीज़ होती है। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी मेन बात पे कि यार एक बात की शुरुआत हुई थी कि भाई एक आदमी होगा वो पैसे देगा, एक आदमी होगा वो पैसे लेगा, वो जो पैसे ले रहा है वो सरकार है, जो देने वाला है वो पर्सन है, जो देने वाला पर्सन है, व्यक्ति है, करेक्ट। अब इसका भी तो कुछ नाम होगा ना टैक्स के हिसाब से, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसएससी। लिखिए ए डबल एस ई डबल एस ई डबल ई, ए डबल एस ई डबल एस डबल ई, एसएससी। हिंदी में इसको बोलेंगे करदाता, मीन्स टैक्स को देने वाला। हम लोगों ने ऐसे ही तो डिस्कशन की शुरुआत की थी कि कुछ एक व्यक्ति या कुछ लोग देने वाले हैं और सरकार लेने वाली है, फ्लो ऑफ मनी जाता है, अगर सीधे जा रहा है तो वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ऐसे हम लोगों की कल बातचीत शुरू हुई थी। तो अब वो जो लोग थे कि वो पर्सन है, तो उनकी क्या पहचान है टैक्स डिपार्टमेंट की निगाह में? दे आर द एसएससी, उनको हम लोग बोलते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि ये करदाता है एसएससी। और एसएससी इज डिफाइंड अंडर सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 2। क्लियर? अब ये एसएससी क्या भला है, कैसे हम पहचाने ये एसएससी है? तो बड़ी सिंपल बात है कि जो टैक्स देगा वो एसएससी है। नाउ समथिंग यू हैव टू राइट डाउन। नंबर 1, एसएससी इज द पर्सन हु इज लाइबल टू पे द टैक्स, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो टैक्स को दे ही दे, हर हाल में देना ही है। इज लाइबल टू पे द टैक्स। ठीक, नंबर 1। तो क्या जो लोग टैक्स नहीं दे रहे वो एसएससी नहीं बन सकते? इससे तो यही बात हो जाएगी, लॉ के साथ एकदम बात क्लियर होती है। अगर उसने बोला कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं वही एसएससी हैं, तो इसका मतलब जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं वो एसएससी नहीं है। नहीं नहीं, तो वो करेक्ट करता है फिर, नहीं भाई, वो लोग भी एसएससी माने जाएंगे कि जो मनी को पे कर रहे हैं इनकम टैक्स के अंतर्गत। हो सकता है वो टैक्स ना हो, बट इट मे बी द इंटरेस्ट, इट मे बी द पेनल्टी। आपके ऊपर कोई टैक्स बाकी था, वो आप नहीं दे पाए, उसका इंटरेस्ट हो सकता है। कोई आपने रूल ब्रेक कर दिया टैक्स का, तो उसकी कोई पेनल्टी लग सकती है। तो ये भी जब आप जमा करोगे तो आप एसएससी माने जाओगे, भले उस समय आप टैक्स ना जमा कर रहे हो। टैक्स की डीले के कारण कोई इंटरेस्ट लग गया, टैक्स की कोई रूलिंग्स को आपने पालन नहीं किया, उसका कोई पेनल्टी लग गई, तो जब जमा करोगे तो अपना नंबर तो डालोगे ना यार कि इससे मेरा टैक्स जनरेट हुआ था, इस कारण से मुझे ये देना पड़ रहा है। तो उस समय भी आप एसएससी ही माने जाएंगे। ठीक, तीसरा पॉइंट, ऐसा पर्सन भी एसएससी होगा टू whom any proceeding is pending under this act, जिसके ऊपर कोई प्रक्रिया अभी चल रही है। मान लो टैक्स डिपार्टमेंट आपसे बोलता है कि आपने जो है ये 2 लाख रुपए कम जमा किए इनकम के हिसाब से, तो आपका लायर या आपका सीए बोलता नहीं सही जमा किए साहब, तो इसके लिए भी कहीं सुनवाई या कोई कोर्ट है। तो यहाँ आपकी प्रोसीडिंग चल रही है, इस समय ना आप टैक्स दे रहे हैं, इस समय ना आप पेनल्टी दे रहे हैं, ना आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आप एसएससी नहीं होंगे लॉ के हिसाब से। लॉ बोलता है इनको मानो, तो उसने एक चीज और डाली, नहीं जिनके ऊपर कोई प्रोसीडिंग चल रही है वो भी एसएससी माने जाएंगे, क्योंकि उसमें तो यही बातें लिख के आएंगी ना कि इस साल का ये इनकम थी, इसके ऊपर ये टैक्स था, ये कम है, ये ज्यादा है, इसलिए ये प्रोसीडिंग चल रही है। टू whom एनी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग। ठीक, ए डबल एस ई डबल एस देन डबल ई, एसएससी। मैं लिख दूं क्या स्पेलिंग? दिक्कत हो रही है, चलो स्पेलिंग लिख देता हूँ यार। लिख लीजिए ना, ए डबल एस ई डबल एस डबल ई, ये स्पेलिंग होगी बेटा। ठीक है, तो अब एसएससी वो व्यक्ति हो गया कि जो टैक्स को पे कर रहा है, जिम्मेदारी है जिसकी,
वो व्यक्ति हो गया जिसे कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी देनी है, वो व्यक्ति भी हो गया कि जिसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है। ठीक, नाउ कोई ऐसा आदमी भी हो सकता है कि जो किसी दूसरे पर्सन के कारण एसएससी बन गया, टू whom any proceeding is pending on behalf of any other person। किसी दूसरे पर्सन के कारण उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो वो भी एसएससी है। अब ये दूसरे पर्सन वाली जो बात है ये आगे के डिस्कशन में आपको क्लियर होगी। ठीक, अभी इतना ही सुन लीजिए आप। किसी तरीके का उसका असेसमेंट, मतलब उस बार उसको टैक्स लगाया जाए, ठीक है, या उसके ऊपर कोई पेनल्टी या इंटरेस्ट लगे या कोई कार्यवाही चल रही हो किसी दूसरे पर्सन के कारण, तो वो भी एसएससी है। अब जिसने टैक्स ज्यादा जमा कर दिया है उसको अपने टैक्स का रिफंड चाहिए तो वो भी एसएससी है। भाई किसी ने 100 रुपए जमा कर दिए, एडवांस टैक्स उसका कट रहा है, उसके 100 200 500 रुपए जमा हो गए, 500 जमा हो गए मान लेते हैं, और फाइनली जो साल में उसका टैक्स कैलकुलेट है वो आया 300, तो 200 उसे वापस चाहिए। तो जो 200 वापस मांगेगा तो उसमें अपना वही डिटेल तो देगा कि इस रिटर्न के थ्रू मैंने ये भरा था, 500 का टैक्स मैंने भर चुका हूँ और बनता मेरा 300 है, तो 200 रुपए मुझे लौटाए जाएं। तो कनेक्ट करेगा उसी से अपने, तो दैट इज वो भी एसएससी ही माना जाएगा। टू whom एनी रिफंड, जिसके ऊपर किसी को कोई रिफंड लेना है। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो एसएससी विच इज डीम्ड एज एसएससी, DEEMED, मतलब जो एसएससी नहीं है लेकिन मान लिया जाए डीम टू बी एन एसएससी, वो भी एसएससी होगा। इससे अगला पॉइंट, एनी एसएससी हु डीम्ड टू बी एसएससी बाय डिफॉल्ट, यानी वो एसएससी केवल इस कारण बन गया कि एसएससी था नहीं, उसकी अपनी इनकम नहीं थी, उसे अपनी पेनल्टी नहीं थी, उसे उसकी अपनी इंटरेस्ट नहीं देना था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं चल रही, लेकिन उसने कोई गलती कर दी जिसके कारण बन गया वो। अब आपको ये गलती, हम अभी जब डिस्कशन होगा तब आगे डिस्कस करेंगे हम लोग कि ये कौन सी गलती हो सकती है जब वो डिफॉल्ट से बन जाएगा। और डीम्ड क्या है ये तो अभी डिस्कस हो जा रहा है फौरन। तो डीम्ड एसएससी कौन से होते हैं? डीम्ड मींस विच इज नॉट एक्चुअल बट मेंट एज, जो वास्तव में नहीं है, उनकी कोई इनकम नहीं है, टोटल इनकम, उनके ऊपर कोई प्रोसीडिंग भी नहीं है, उन्हें कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना, उनकी कोई पेनल्टी भी नहीं है, वो बेचारे एसएससी है ही नहीं, पर डीम टू बी एन एसएससी, उन्हें एसएससी माना जाएगा। मेंट एज, तो ये मेंट एज कब हो जाता है? इन द केस व्हेन द लीगल हायर्स, आपके क्या किसी की भी कोई, अगर कोई किसी का लीगल हायर है तो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी इनकम का इंटाइटलमेंट उसे मिलता है। किसी भी XYZ पर्सन के अगर फोर फादर्स पास ऑन होते हैं तो उनकी इनकम का, उनकी प्रॉपर्टी का, जो उनका लीगल हायर है उसके पास पूरा राइट है, उसी को ट्रांसफर होती है। तो अगर उनके ऊपर कोई लायबिलिटी टैक्स की थी, टू whom you are getting the transfer of assets or transfer of the income, तो वो लायबिलिटी आपके ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, हालांकि इनकम आपकी नहीं थी। यू आर डीम्ड टू बी एन एसएससी, आप एसएससी माने जाएंगे इन द केस ऑफ द लीगल हायर्स। इन द केस ऑफ द ल्यूनेटिक, कोई व्यक्ति पागल हो जाए तो उसकी संपत्ति और इनकम का जिसको अधिकार मिले तो उससे रिलेटेड टैक्स भी उसी को ट्रांसफर हो जाएगा, हु इज गेटिंग द बेनिफिट ऑफ सच इनकम। अगर आप उस इनकम को ले रहे हो जिसके ऊपर कोई चार्ज ऑलरेडी बनता है तो वो चार्ज भी तो आपके ऊपर ट्रांसफर होगा। अब आप कहोगे कि वो ऊपर 4 लाइनें लिखी हुई है कि वो इज लायबल टू पे द टैक्स टू whom एनी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग, तो यार मेरी तो इनकम ही नहीं, वो तो टोटल इनकम पे पड़ती है, मेरी तो कोई जीटीआई नहीं थी, मेरा तो कोई डिडक्शन नहीं है, मेरी तो टीआई है ही नहीं, आई हैव नो टोटल इनकम, देन व्हाई हैव टू पे द टैक्स। तो इसीलिए डीम्ड एसएससी डाला गया कि आप किसी की टोटल इनकम को तो एंजॉय कर रहे हो, तो अगर एंजॉय कर रहे हो तो उससे रिलेटेड टैक्स की बर्डन आपका। और ये केस क्या बोले जाएंगे? डीम्ड एसएससी।
ये केस कहाँ कहाँ लागू हो सकते हैं? इन द केस ऑफ द लीगल हायर्स, इन द केस ऑफ द ल्यूनेटिक्स, इन द केस ऑफ द माइनर्स। कोई माइनर है तो उनकी इनकम या प्रॉपर्टी को कोई देख रहा है, सुन रहा है, तो उसके ऊपर ये चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। इन द केस ऑफ द पर्सन हु आर रिप्रेजेंटिंग द फॉरेन नेशनल्स, जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनको जो रिप्रेजेंट कर रहे हो आप यहाँ पर, और उनको कोई इनकम हो रही है, तो उसके लिए भी वो बंदा चार्जेबल हो जाएगा, डीम्ड एसएससी मान लिया जाएगा, हु इज रिप्रेजेंटिंग सच पर्सन। तो अब आप जल्दी से मुझे बताइए कि ये डीम्ड एसएससी वाला पॉइंट समझ आया, और एसएससी का अभी तक जो डिस्कशन हुआ उसमें भी कोई डाउट है तो पहले उसको आप सेटल कर लीजिए। इज देयर एनी डाउट ऑन द पॉइंट ऑफ एसएससी? बेटा कोई भी चीज अगर हल्की सी छूटी रह गई तो आगे दिक्कत देगी। एनीबडी एल्स? एनी डाउट? नो, नो डाउट। ओके भाई, तो नाउ इट इज़ 1:10। अगर हम लोग नया पॉइंट उठाते हैं एसएससी बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये थोड़ा सा अपने डिस्कशन से ओवर टाइम ले लेगा। तो अब हम लोगों के लिए टारगेट, कल का टारगेट क्या है? कल का टारगेट ये है कि आज का पहला शॉर्ट रिकैप, शॉर्ट रिवीजन, और आप घर जाके जो डिस्कशन हुए हैं इनको को रिलेट करेंगे, देखेंगे, और इस पर कोई डाउट आता है तो नोट डाउन कर लेंगे और कर पूछेंगे। पहला असाइनमेंट। दूसरा असाइनमेंट कि हमारे जो छोटे छोटे से डेफिनेशंस हैं जो छूट रहे हैं वो कल सब कवर अप हो जाएं, जैसे असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, थोड़ा सा आप देख के आएंगे तो और आसानी हो जाएगी। पर्सन, और एसएससी में एक पॉइंट छूट रहा है, एसएससी बाय डिफ़ॉल्ट, ये, और इनकम। बस इसके बाद आपका डेफिनेशन से रिलेटेड सारा पार्ट कवर हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ कल आपको देख के आनी है अच्छे से, क्योंकि आपका एसएससी बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्ट करेगा, और आप बीकॉम ऑनर्स के हैं, मीन्स स्पेशलाइजेशन इन द कॉमर्स समहाउ। तो व्हाट इज द पैन नंबर एंड व्हाट इज द टीडीएस? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टीडीएस? ये दो बातें कल आप मुझे सबसे पहले बताएंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पैन नंबर एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टीडीएस और टीसीएस? ये क्या होता है ये कल आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसको पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद जब ये क्लियर हो जाएगा तो हम लोग का एसएससी बाय डिफ़ॉल्ट और बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। उसका बेस का कनेक्ट आपका इससे आता है, टीडीएस और पैन से। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट आप देख के आएंगे, इसीलिए मैंने उसको भी छोड़ दिया कि अगर मैं एसएससी बाय डिफ़ॉल्ट पे जाऊंगा तो पहले टीडीएस डिस्कस हो तब उसकी बात हो पाएगी, वरना हो नहीं पाएगी। ठीक, तो इफ देयर इज एनी क्वेरी तो यू मे प्लीज। हाँ, इसको आपको अच्छे से बताना पड़ेगा, ये तो फुल फॉर्म है बेटा। तो इज देयर एनी क्वेरी? अदरवाइज इट इज टाइम टू एंड द सेशन। कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं आप जल्दी से, वरना सेशन क्लोज। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कल देख के आओ सागर जी, तब बात करेंगे हम कि ये जीएसटी में यूज होता है, कहाँ यूज होता है। ठीक, तो जीएसटी में यूज हो रहा होता तो मैं यहाँ इनकम टैक्स में उसकी बात ही क्यों करता। ठीक, चलो आप लोग कल इसको देख के आओगे, फिर हम लोग बात करते हैं। नाउ वेरी गुड एंड नाइस एंड फाइन मीटिंग विद यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।